चौधरी देवीलाल जी तो कुर्सी को और सिंहासन को हमेशा जूती की नोक पे रखते थे। देवीलाल जी ने उनको एक सुझाव दिया कि भाई आपको एमपी बनना है तो आप हिसार से चुनाव लड़ो और नेता बनना है तो भिवानी से चुनाव लड़ो। एक रात लोहारू रुके हुए थे तो सुबह सुबह हमारे नज़दीकी गांव फरटिया में पहुंच के सिक्योरिटी तो ढूंढती फिर रही थी किधर गए किधर गए। घराने के नाम पे राजनीति नहीं चल सकती। जनाधार नहीं रहा अब देवीलाल परिवार का। ये तो नतीजे बता रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। चौधरी देवीलाल जी के नाम पे तो आप एक दिन के अल्टीमेटम पे रैली कर लो, लाखों लोग पहुंचते हैं। जैसे उनकी स्टाइल थी, कहीं भी लोग उनको खड़े दिख जाते थे, चाहे वो मुख्यमंत्री थे चाहे वो प्रधानमंत्री थे। कभी भी रोड के ऊपर या कहीं भी लोग उनको खड़े दिख जाते थे, बिना मिले वो नहीं निकलते। परिवार में कलह होती है तो आपका विवेक और आपका संतुलन डगमगा जाता है। लेकिन चौधरी देवीलाल के परिवार में कलह का नुकसान प्रदेश और देश को होता है। कहते हैं कि भाई भाई एक दूसरे के खिलाफ किस तरह की बातें करते हैं। नाराजगी थी या फिर यूं लग रहा था कि दुष्यंत का कोई भविष्य नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो हरियाणा में राजनीति का सबसे बड़ा कांड बनता है, वो है परिवारों की राजनीति। और हरियाणा में जब कुछ परिवारों की और लाल परिवारों की राजनीति की बात आती है तो सबसे बड़े लाड कहे जाते हैं चौधरी देवीलाल। उनके नाम से हरियाणा के भिवानी में एक मंच बना है और चौधरी देवीलाल विचार मंच पर अब काम करना चाहते हैं उनके साथ बचपन में उंगली पकड़ के चलने वाले विजय गोठड़ा। इनेलो की एक रैली थी और उसके बाद या उससे पहले बहुत सारे जेजेपी नेताओं ने पार्टी छोड़ी। उनमें से एक विजय गोठड़ा भी हैं। इन्होंने जेजेपी छोड़ दी है। काफ़ी वक्त अजय सिंह चौटाला और उनके बेटों के साथ काम करने का तजुर्बा है, उस परिवार के साथ जुड़ाव की बातें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला, उनके साथ भी जुड़ाव था। अचानक से क्या कुछ ऐसा हुआ कि जेजेपी छोड़ दी और प्रदेश चिव के तौर पर ये भूमिका निभा रहे थे। जब वहाँ से ये हटे तो फिर इन्होंने पार्टी से भी हटने का फैसला ले लिया। तो आज इनसे बहुत सारी बातें हैं वो करेंगे। और आपका स्वागत है प्रधान जी। नमस्कार। पहले तो बात कर लेते हैं, जेजेपी छोड़ दिया आपने। हाँ, जेजेपी तो मैंने 25 सितंबर को ही चौधरी देवीलाल जयंती पे छोड़ने की घोषणा की थी। मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आप उस कार्यक्रम में मौजूद ही थे जहाँ मैंने जेजेपी छोड़ने की घोषणा की थी और एक चौधरी देवीलाल विचार मंच का गठन हम कई साथियों ने मिलकर किया था और बहुत से चौधरी देवीलाल जी के अनुयायी भी वहाँ आए हुए थे। सर्वसम्मति से हमने सबके सामने चौधरी देवीलाल विचार मंच का गठन किया था। तो जेजेपी छोड़ने के पीछे का रीज़न ये कह सकते हैं कि एक हवा चली इनेलो की, और बहुत सारे जो जेजेपी के आपके साथी थे, किसी ने चुनाव लड़ा या कोई बड़े पद पर रहा। कई साथियों ने चुनाव से पहले की बात है, ये चुनाव के कई साल पहले की बात, और इस दौरान पार्टी छोड़ दी। नाराजगी थी या फिर यूं लग रहा था कि दुष्यंत का कोई भविष्य नहीं है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी, ना कोई नाराज़गी थी, ना कोई ऐसा सोचा गया कि दुष्यंत का कोई भविष्य नहीं। भविष्य का तो किसी का कोई पता नहीं चलता। पार्टी की ऐसी स्थिति तो जब इन लोगों का विघटन हुआ था तब भी जेजेपी की स्थिति यही थी। वो तो विधानसभा चुनाव में ठीक है कि चौधरी देवीलाल समर्थकों ने एकजुट होकर साथ दिया और 10 सीटें आई। स्थिति देख के छोड़ने का मतलब नहीं है, ना कोई नाराज़गी का मतलब है। हमारा कई साथियों के ये विचार बना कि हम इस स्टेज पर जब हमारे विचारों में भी कुछ परिपक्वता आई है, एक पार्टी बंधन में रह के हम जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए या जनहित में, वो एक पार्टी की सीमाओं में हम कर नहीं पा रहे थे, इसलिए पार्टी छोड़ी। परिवार की मैंने स्पीच में एक बात सुनी थी आपकी, अब परिवार की आपसी जो मनमुटाव है, एक दूसरे पर कमेंटबाजी होती है, उससे आप और आप जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता काफ़ी परेशान होते थे। और चौटाला साहब के साथ आप लोगों ने पॉलिटिक्स की, उससे पहले चौधरी देवीलाल के साथ आप लोग जुड़े, आपने सीखी पॉलिटिक्स। आपस में इतना मनमुटाव हुआ कि आप लोगों को भी ये बुरा लगने लगा और आप लोगों ने इस वजह से भी पार्टी छोड़ने का रीज़न बताया। नहीं, देखो, इस बात से तो चौधरी देवीलाल परिवार से जुड़ा हर व्यक्ति इस बात से तो दुखी है और आम आदमी भी, जो सोचने वाला आदमी है, वो इस बात से आहत है कि क्यों आपस में इस तरह की बयानबाजी की जाए।
लेकिन हो रही है, इससे सब आहत भी हैं और सभी प्रबुद्ध लोग अपने अपने सत्र पर अपने अपने कोशिश पे सुझाव भी देते हैं कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि जब पारिवारिक कलह होती है तो शायद दोनों पक्षों का विवेक खत्म हो जाता है। मैं भी पारिवारिक कलह के दंश से मैंने भी झेला हुआ है और लगभग सभी परिवारों में ऐसी स्थितियाँ आती हैं। आज के दिन कोई परिवार भी संपूर्ण नहीं है और हम देखते हैं कि भाई भाई एक दूसरे के खिलाफ किस तरह की बातें करते हैं। चौधरी देवीलाल परिवार के बारे में इसलिए लोग चिंतित हैं कि हमारे जैसे परिवार में अगर कोई पारिवारिक कलह होती है तो उसका नुकसान हमें होता है, लेकिन चौधरी देवीलाल के परिवार में कलह का नुकसान प्रदेश और देश को होता है और लाखों कार्यकर्ताओं को होता है, लाखों परिवारों को होता है। इसलिए लोग ये अपील भी कर रहे हैं और चिंतित भी हैं कि इस तरह की बयानबाजी ना हो और आप विनोद जी नाराज़ ना हो तो मैं इसके लिए ना केवल उनके परिवार को बल्कि पत्रकारों, एंकर और यूट्यूबर को भी जिम्मेवार ठहराऊंगा कि वो और सवाल पूछने के बजाय इनके परिवार के सभी लोगों से सबसे पहले ये सवाल दागते हैं कि फलां ये कह रहा था, धिकड़ा ये कह रहा था। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसे बयान के लिए उनको मजबूर करते हैं या वातावरण देते हैं। लेकिन वो बोले ही ना, नो कमेंट भी तो कर सकते हैं। पत्रकार का फर्ज बनता है कि वो सवाल पूछे। जो समाज में घटित हो रहा है, इतने बड़े परिवार में वो चीज़ें घटित हो रही हैं। मैंने पहले कहा कि मैं अपने आप पे लेके ये बात महसूस कर सकता हूँ कि जब परिवार में कलह होती है तो आपका विवेक और आपका संतुलन डगमगा जाता है और इस तरह की बातें निकलती हैं। क्या वजह आपको लगती है एक उप प्रधानमंत्री तक गया व्यक्ति, उसके परिवार की दो पार्टियां और दोनों को सिंबल बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी और सिंबल बचाने तक की मुसीबत आ गई थी? नहीं, वो तो परिवार और पार्टी की टूटन ही वजह है, सबको पता है। तो कोई ज़्यादा सोचने के और कोई गंभीर सवाल भी नहीं है कि परिवार और पार्टी में विघटन हुआ। वही ये कारण हुआ कि इतना बड़ा जनाधार चौधरी देवीलाल के नाम का था, वो धीरे धीरे खिसकता गया और अब सभी अगर अलग अलग अपने मन से प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है किसी का भविष्य आगे चल के अच्छा भी हो। अजय और अभय साथ आए तो सेम वैसा ही माहौल बन सकता है, आपको लगता है? बिल्कुल बन सकता है। खाली अजय अभय क्यों, चौधरी रणजीत सिंह भी हैं परिवार में और लोग भी हैं, आदित्य जी भी फिलहाल विधायक हैं। अगर सारे लोग एकजुट होकर के प्रयास करें और किसी एक को नेता मान के चलें तो कोई वजह नहीं है कि दोबारा प्रदेश में या देश में चौधरी देवीलाल के नाम की जो भी पार्टी हो उसका फिर वही दौर आ सकता है। तो आप लोग फिर वापसी करेंगे, घर वापसी करेंगे अगर ये परिवार एक होता है तो? मैं तो पहले भी घर में था, आज भी घर में हूँ। मैं तो हमेशा चौधरी देवीलाल की नीति और विचारों के साथ रहा हूँ, आज भी उन्हीं के साथ। परिवार के कुछ सदस्य बात करते हैं, चौधरी रणजीत चौटाला की बात की आपने, उन्होंने भी कहा है कि परिवार को एक हो जाना चाहिए, हाँ, ये भलाई का। उनके बयान बार बार आए, मैंने भी सुने हैं और वो ठीक कह रहे हैं। आज परिवार में वही सबसे बड़े हैं और उन्होंने प्रयास भी किए होंगे, लेकिन पारिवारिक स्थितियाँ इस तरह की बन जाती हैं कि कोई भी प्रयास करे जल्दी से ऐसे प्रयास सिरे नहीं चढ़ते हैं। बाकी भावना सबकी ये है कि कोई सब ने प्रयास करने चाहिए और ये चीज़ें सिरे भी चढ़नी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देर सवेर उम्मीद भी रखते हैं कि शायद जन भावना उन तक पहुंचेगी और शायद कभी परिवार इकट्ठा होके लड़ाई लड़ेगा। एक पार्टी जहां डिप्टी सीएम बना देती है, आप भी उस पार्टी का हिस्सा रहे हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं उस दौरान, उनके ऊपर आरोप लगते हैं और वो पीछे आपने धनाना वाला एक केस देखा भी होगा। सीधे तौर पर आरोप लगते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ मिलके मलाई खाई है, जनता के साथ, वोटरों के साथ धोखा कर दिया। जो वोटर बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहे थे दुष्यंत चौटाला को, वही दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ जाके बैठ गए कुर्सी पे और मलाई खा ली उन्होंने। चलो, ये तो इस तरह के बयान तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन एक बार बार ये कहा जाता है कि दुष्यंत चौटाला को बीजेपी के खिलाफ वोट मिला। मैं इस बात को नहीं मानता। वोट किसी के खिलाफ नहीं मिला। चौधरी देवीलाल का अपना एक जनाधार है, उनकी पार्टी का एक जनाधार है, तो उनकी जो नीतियों के वोट थे, जो पहले इन लोगों का वोट बैंक था
चौधरी देवीलाल के नाम पे। वो विघटन की वजह से थोड़ा कम हो गया, नहीं तो 30, 40, 35 सीट तो आराम से आती थी। उस समय तो माहौल ये था कि सरकार आएगी पूर्ण बहुमत की। वो घट के 17% रह गया तो 10 सीटें आई। वो बीजेपी के खिलाफ नहीं, वो चौधरी देवीलाल की विचारधारा का वोट बैंक था जो जेजेपी को मिला। तो जो विचारधारा का जनाधार जो बात कर रहे हैं, वो अब आधार कमजोर पड़ने लगा है। 2 सीटें मात्र इन्हें ले पाई और जेजेपी तो एकदम जीरो पे खड़ी है। तो जनाधार नहीं रहा अब देवीलाल परिवार का। ये तो नतीजे बता रहे हैं, अब मैं क्या बताऊँ। तो चुनाव आपको के लगता है अब परिवार जो हैं, जितने राजनीतिक परिवार हैं, वो अब कमजोर पड़ेंगे और आने वाले वक्त में आम आदमी की राजनीति होगी। और जैसे पंजाब में माहौल बदला है, हरियाणा में सीएम की बात कर लें, आम आदमी हैं नायब सिंह सैनी, तो इस तरह के लोग आके राजनीति में बड़े बड़े पदों पर जाएंगे आपको लगता है? घराने खत्म हो रहे हैं। नहीं, घराने वैसे तो किसी घराने के नाम पे राजनीति नहीं चल सकती। किसी घराने में भी अगर किसी में कोई टैलेंट होगा, उसमें कोई संघर्ष करने का मादा होगा, वही राजनीति में चल पाते हैं। यूँ तो बहुत बड़े बड़े नेता हुए, आज उनके बेटे पोते कहाँ हैं राजनीति में। लेकिन जो संघर्षरत हैं, जो उन नीतियों पे चलते हैं, आप उड़ीसा का उदाहरण ले लो, और बहुत से उदाहरण हैं। और कितने बड़े बड़े नेता हुए हैं, आज उनकी संतानों का पता ही नहीं कहाँ है। तो ये तो जिसमें संघर्ष करने का मादा होगा और जिसमें नेतृत्व करने के गुण होंगे, वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे। खाली आप किसी के बेटे हो, पोते हो, इस नाम पे राजनीति तो क्या, आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। आपने जब विचार मंच बनाया था, मैं आपका सुन रहा था एक स्पीच, तो उसमें आप कह रहे थे कि ये परिवार जो है, अब जो वर्तमान में लोग मौजूद हैं, मेंबर हैं इस परिवार के, वो चौधरी देवीलाल की जो नीतियां हैं उनको आगे नहीं बढ़ा रहे, ये लालच की राजनीति कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने सब कुछ भुला दिया, खाली मात्र वोटों के टाइम चौधरी देवीलाल का नाम लिया जाता है? ऐसा मैं नहीं, ऐसा चौधरी देवीलाल के लगभग सभी अनुयायी सोचते हैं। जैसा कि अभी पीछे किसान आंदोलन हुआ, बार बार किसानों की ये मांग थी, और किसान एक बड़ा वोट बैंक चौधरी देवीलाल जी के साथ या उनके नाम से बनी किसी भी पार्टी के साथ रहा है। जननायक जनता पार्टी में भी जननायक जो नाम है वो चौधरी देवीलाल जी का नाम है। तो उस समय जो किसानों को उम्मीद थी जजपा से या जजपा नेताओं से, उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। चौधरी देवीलाल जी तो कुर्सी को और सिंहासन को हमेशा जूती की नोक पे रखते थे। जब भी जनता के किसी भी हित पे कुठाराघात हुआ तो वो ठोकर मारने में इंतजार नहीं करते थे। तो दुष्यंत चौटाला की जगह अगर किसान आंदोलन होता और देवीलाल बीजेपी के साथ होते तो वो छोड़ देते कुर्सी? शायद एक पल भी ना लगाते। और पीछे उनके ऐसे कई उदाहरण। तो ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि दुष्यंत चौटाला इतने मजबूर हो गए और अब बाद में बयान दे रहे हैं कि मुझसे शायद गलती उनके हो गई? आकलन में गलती रही होगी। मुझे ये लगता है कि जितनी बार चर्चा भी हुई तो ये रहा कि भाई ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, प्रदेश सरकार की इसमें कहाँ इन्वॉल्वमेंट है। ना हमने 3 कानून बनाए और ना मेरे इस्तीफा देने से रद्द हो सकते हैं। तो इस तरह का आकलन था उनका, जो कि गलत था। जन भावनाओं के साथ आना चाहिए था। और बाद में उन्होंने माना भी है कि मेरी गलती है, चलो देर आए दुरुस्त आए। उस टाइम आप जैसे लोग भी पदों पर थे, आप लोगों ने सोचा नहीं कि इस वक्त हमें इस्तीफा दे देना हमने चाहिए? खाली जनता सोचा ही में नहीं, हमने बार बार ये कहा भी कि हमें अब गठबंधन से हट जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार से। पर ये शायद उनके दिमाग में रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, प्रदेश सरकार ने तो ना कानून बनाए ना लागू किए। तो इस वजह से वो शायद निर्णय नहीं ले सके। अब बाद में कह रहे हैं गलती हुई है, चलो अब मान रहे, ये भी अच्छी बात है। दुष्यंत चौटाला का भविष्य क्या लगता है आपको? इतने करीब रहे हैं आप। भविष्य तो मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, बाकी अगर संघर्ष करेंगे और सही नीतियों पे चलेंगे तो काफ़ी लंबा राजनीतिक जीवन उनके सामने पड़ा है। संघर्ष करेंगे और नीतियों पे चलेंगे तो कामयाबी शायद नज़दीक भी हो सकती है। दुष्यंत पर दोबारा जनता भरोसा कर लेगी इस तरीके से जैसे 2019 में हम भरोसा किया? पीछे राजनीतिक इतिहास देखें तो बहुत से लोग, बहुत से राजनीतिक दल और बहुत से नेता ऐसे रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े मार्जिन से चुनाव हारे हैं और पुनः खड़े हो गए। उन्होंने सत्ता में अच्छी वोट बैंक से पा करके सत्ता में वापसी की है। बहुत उदाहरण है ऐसे। एक के अभी चौटाला बार बार इनको परिवार का गद्दार कहते हैं, ओम प्रकाश चौटाला का गद्दार कहते हैं। देखो, इस बात पे तो मनोज जी अपनी बहुत चर्चा हो चुकी है।
मैंने कह दिया कि पारिवारिक कलह जब होती है तो सबके मुंह में यही बात होती है। मैंने मेरा खुद का उदाहरण भी दे दिया कि मैं खुद पारिवारिक कलह का दंश झेल चुका हूँ और उस समय ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। इस मामले में शायद काफ़ी सवाल हो चुके हैं, हम किसी और मुद्दे पे बात करें। चलिए लास्ट सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। इनेलो की रैली आपने देखी होगी, रोहतक वाली। हाँ तो मैंने इनेलो कमबैक कर रही है। हाँ, मैंने सोशल मीडिया पे और मीडिया पे रैली देखी है। कामयाब रैली थी। चौधरी देवीलाल जी के नाम पे तो आप कहीं रैली कर लो। चौधरी देवीलाल जी के नाम पे तो आप एक दिन के अल्टीमेटम पे रैली कर लो, लाखों लोग पहुंचते हैं। लेकिन वो लाखों लोग वोट बैंक में तब्दील होंगे नहीं होंगे, ये एक सोचने वाली बात है। कि चौधरी देवीलाल मंच है, जो विचार मंच है, इस पे क्या कुछ आप मुद्दे लेके चल रहे हैं? कौन कौन लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? और राजनीति होगी या इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होगी? देखो, मंच गठन के दिन आप भी मौजूद थे। वहाँ सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया था कि ये मंच गैर राजनीतिक होगा। इस मंच के माध्यम से चौधरी देवीलाल की नीतियों सिद्धांतों पे चलते हुए चौधरी देवीलाल के बारे में युवा वर्ग को जागरूक किया जाएगा और समाज में और जनहित के, देश हित के जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाया जाएगा, उन पे काम किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हम इसमें कोई नामी गिरामी लोगों को शामिल करेंगे या करने जा रहे हैं। हम ज़मीन पे काम करने वाले साथियों को इससे जोड़ रहे हैं। अभी हमने 25 सितंबर को तो गठन की घोषणा की है, हम इसका निर्माण कर रहे हैं और बहुत लोगों की तरफ से ऑफर भी आ रही है, बहुत उत्साही युवक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन हम ऐसे ही लोगों को जोड़ रहे हैं जो समर्पण भाव से कार्य करें और निष्प्रभाव भाव से कार्य करें। तो हम जल्दी ये कर लेंगे और अगले इसी महीने की 25 सितंबर को एक मीटिंग हम रखेंगे, उसमें हम अपना सारा एजेंडा मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने रखेंगे। स्टैचू वाली सफाई की बात आपने कही, क्या परिवार उनके स्टैचू को भी नहीं संभाल पा रहा? उनके जो मार्ग हैं वो बने हुए हैं, उनके चौराहे बने हुए हैं, उनको संभाल नहीं पा रहा कि आप लोगों को सफाई करनी पड़ेगी? परिवार का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो उनकी दशा ठीक नहीं है, संभल नहीं पा रहे, संभाले नहीं जा रहे, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी। जैसे मैंने बताया, उसी दिन आप देख ही रहे थे, लोहारू में देवीलाल चौक है, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ। उस दिन हमने बोर्ड लगाया उसके ऊपर। उससे आगे स्टेडियम है, सरकारी है, चार दीवारी के अलावा कुछ नहीं। ऑटो मार्केट के सामने जो मूर्ति है वो तो आपका रास्ता ही है, आप रोज आते जाते देखते ही हैं। धनाना की मूर्ति खंडित है, बामड़ा की भी ऑन रोड है, आप देखते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो हमने उस दिन संकल्प लिया था कि जितनी भी उनकी समर्थियाँ हैं ये सारी की सारी हम गोद लेंगे और उनका रख रखाव करेंगे। तो उसके लिए बजट कहाँ से आएगा? शायद ज़्यादा बजट की आवश्यकता उसमें नहीं है। अब जैसे चौधरी देवीलाल चौक पे एक बोर्ड लगाया तो उसके लिए क्या बजट है, वो तो 500-700 में बन गया, पेंटर ने नाम लिख दिया। मूर्ति के लिए हम, क्योंकि अब वो नेशनल हाईवे बन गया, तो उसके लिए हमारे कुछ साथी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पत्राचार कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी अनुमति मिल जाएगी। तो चौधरी देवीलाल की मूर्ति के नाम से तो कोई बजट की जरूरत नहीं है, बहुत लोग देने वाले हैं। अच्छा, चौधरी देवीलाल के साथ इतना अटैचमेंट आपका कैसे हुआ? कैसे शुरुआत हुई आपकी? मैंने बचपन में 7वीं क्लास में मैं डिगावा मंडी में, हमारे परिवार में एक शादी थी, तो हमारे यहाँ वो शादी के सामान को सीधा बोलते हैं, तो सीधा लेने हम परिवारजनों के साथ ऊँट गाड़े में आए थे। तब चौधरी साहब डिगावा बस स्टैंड के ऊपर एक झाड़ी का पेड़ है, बेरी का पेड़, उसके नीचे बैठे थे और 10-15-20 लोग बैठे थे। तब उनकी सादगी, उनकी बातचीत सुन के, हालांकि उस समय इतनी बातें तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक बालमन पे प्रभाव पड़ा कि एक ज़मीनी और हमारे जैसा ही आदमी देश और प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। उस टाइम किस पोस्ट पे थे वो? चुनाव लड़ चुके थे? वो काफ़ी चुनाव लड़ चुके थे और उस टाइम किसी पोस्ट पे नहीं थे, और वो राजस्थान से इधर कहीं आए थे। तो आते आते जैसे उनकी स्टाइल थी, कहीं भी लोग उनको खड़े दिख जाते थे, चाहे वो मुख्यमंत्री थे चाहे वो प्रधानमंत्री थे। कभी भी रोड के ऊपर या कहीं भी लोग उनको खड़े दिख जाते थे, बिना मिले वो नहीं निकलते थे। तो उसी अपनी शैली में वो वहाँ रुके थे और वहाँ मुझे उनको देखने का, सुनने का अवसर मिला। उससे पहले शायद मैंने, आपने पढ़ी हो, मैं चौधरी बंसीलाल जी के जन्म दिवस पे एक बहुत बड़ा नोट लिखा था कि चौधरी बंसीलाल जी के बारे में मेरे संस्मरण। उसमें मैंने काफ़ी कुछ लिखा है कि
मैंने पहली बार चौधरी बंसीलाल जी को लोहारू की अनाज मंडी में एक जनसभा में देखा था। स्कूल से हमारी छुट्टी करा के स्कूल के टीचर लोग हमें ले गए थे तब, क्योंकि स्कूल के बच्चे जाते थे। मैं सबसे आगे बैठा था, तब चौधरी बंसीलाल का रुतबा और उनका जो रुआब मैंने देखा, और तब मैं पहली बार किसी बड़े नेता को देखा था। तब मेरे मन में ये धारणा बनी कि नेताओं का इसी तरह लाव लश्कर पुलिस स्टेज होती होंगी और इसी तरह सारे नेता करते होंगे। लेकिन 15-20 दिन के बाद ही चौधरी देवीलाल को देखने का अवसर मिला, तो जो चौधरी बंसीलाल को देख के नेताओं के प्रति मेरी जो धारणा 15-20 दिन पहले ही बनी थी, वो उसके बिल्कुल विपरीत सीन देख के मैं स्तब्ध रह गया कि एक नेता चौधरी बंसीलाल है और एक नेता चौधरी देवीलाल है। उनके आसपास तो कितनी पुलिस है, कितना क्या है, और ये अकेले बैठे हैं। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। तब चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री तो थे। जब सीएम देवीलाल रहे तो उनके भी पास ऐसा ही लाव लश्कर तो रहता होगा, तब तो ओरा उनका अलग ही होगा। ऐसा या एक तब भी सिंपल एक रहते थे? व्यवस्था है कि सीएम कोई भी हो उनकी सिक्योरिटी बहुत होती है, लेकिन चौधरी देवीलाल जी कभी इस चीज़ में विश्वास नहीं करते थे। वो स्टेज पे आते ही सबसे पहले ये कहते थे कि ये पुलिस वाले भाई भाई छाया में जाके बैठ जाओ, इनसे मन कोई खतरा को नहीं, ये मारेंगे तो हम बचा भी नहीं सकते। ये मतलब कि पब्लिक, हाँ, अगर पब्लिक ही मारेगी तो आप लोग बचा भी नहीं सकते। और वो कहीं भी सिक्योरिटी का वो मानते नहीं थे, कहीं भी सिक्योरिटी को तोड़ के गाँव में घुस जाना, लोगों के पास चले जाना। सुबह 4 बजे उठ के सिक्योरिटी वाले तो सोए होते थे, अपने आप गाड़ी लेके रेस्ट हाउस से निकल के किसी गांव में पहुंच जाना। तो शाम रेस्ट हाउस की घटना है कि चौधरी साहब 4 बजे उठ के बागनाड़ा सागवन गांव में पहुंच गए। इसी तरह एक रात लोहारू रुके हुए थे, तो सुबह सुबह हमारे नज़दीकी गांव फरटिया में पहुंच के सिक्योरिटी तो ढूंढती फिर रही थी किधर गए किधर गए। इस तरह के तो बहुत वाक़ये चौधरी साहब के हैं। वो सिक्योरिटी के बंधन को या इस तरह की सुरक्षा में विश्वास नहीं रखते थे, वो लोगों को ही अपनी सुरक्षा समझते थे। उनको शौक किन चीजों का था? वैसे तो उनको मोस्टली धोती कुर्ते में ही देखा गया है। उनको जनसेवा के अलावा कोई शौक नहीं था। गाड़ियों का शौक नहीं था? कोई गाड़ी का शौक नहीं था उनके पास। पैदल चल निकलते थे? उनको शुरू में तो जब मैंने देखा तो उनके पास एक टूटी सी एम्बेसडर होती थी, और वो भी कई बार धक्के मार के स्टार्ट होती थी। हमने बहुत बार धक्के मरवाए। तो आपका जुड़ाव कैसे हुआ उनसे? पर्सनली मिले कब, और वो आपको पहचानने लग गए थे बाद में? मुझे वो सिर्फ गोठड़ा नाम से जानते थे, गोठड़ा वाला। और इसीलिए क्योंकि जब मेरे नाम के आगे गोठड़ा लगाया, तब इधर हमारे यहाँ गांव का नाम लगाने की रिवाज नहीं थी। ओम प्रकाश चौटाला और बादल साहब ज़रूर लगाते थे, लेकिन तब मुझे भी ज्ञान नहीं था कि ये इनका गांव है। तो चौधरी साहब के दिए टाइटल को ही मैंने अपने नाम के आगे लगाया था। भिवानी के साथ एक विशेष अटैचमेंट रहा है देवीलाल परिवार का, इसकी वजह क्या रही है? उनको आसान लगती थी यहाँ चुनाव लड़ने की राह, पॉलिटिकल यहाँ? नहीं, चौधरी देवीलाल की अटैचमेंट तो सारे, मैं प्रदेश क्या कहूँ कि सारे देश से एक जैसी थी। उन्होंने तो कई जगह सीकर से भी चुनाव लड़ा, उन्होंने पंजाब से भी चुनाव लड़ा, रोहतक से भी लड़ा, तोशाम से भी चुनाव लड़ा। लेकिन अजय सिंह चौटाला को एमपी का इलेक्शन यहाँ से लड़वाया। अजय सिंह चौटाला बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो भिवानी को अपनी कर्म भूमि मानते हैं, क्योंकि वो पहले राजस्थान की राजनीति करते थे। उन्होंने हरियाणा में सबसे पहला चुनाव भिवानी में लड़ा, और उस टाइम की जो व्यवस्था थी उसको देखते हुए चौधरी देवीलाल जी ने उनको एक सुझाव दिया कि भाई आपको एमपी बनना है तो आप हिसार से चुनाव लड़ो, और नेता बनना है तो भिवानी से चुनाव लड़ो। तो अजय सिंह चौटाला ने एमपी ना बन करके नेता बनने की चुनौती स्वीकार की और भिवानी से आके चुनाव लड़ा। 98 का चुनाव वो बहुत कम मार्जिन से हारे, लेकिन जनता ने उनको बड़ा साथ दिया, और बड़ा रोचक चुनाव था कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम सभाएं करते थे और लोग अजय सिंह चौटाला का इंतज़ार करते थे। उसके बाद से अजय सिंह चौटाला ने भिवानी को अपना कर्म भूमि माना और लगातार भिवानी से चुनाव लड़े। किस्मत की बात है कि बिना कसूर उनकी जेल हुई, और हम भी भिवानी भी नेता विहीन हुई और हम भी नेता विहीन हुए। तो अजय सिंह चौटाला आपको लगता है जेल में नहीं जाते तो ये फिर सीएम बन सकते थे? अजय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अगर जेल नहीं जाते तो पार्टी में विघटन की स्थिति नहीं आती। और अजय सिंह चौटाला सीएम बने, ये तो चौधरी देवीलाल के अनुयायियों की 2005 के विधानसभा चुनाव में मांग थी। बार बार चौटाला साहब को ये सुझाव दिया भी गया कि आप अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ें,
2009 के चुनाव में अजय सिंह चौटाला ने पूरे प्रदेश को अपने पैरों से नापा, उन्होंने पदयात्रा निकाली। 32 सीटें उस टाइम इन लोगों की आई थी, हालांकि लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर उस टाइम भी अजय सिंह चौटाला को नेतृत्व दिया होता और मुख्यमंत्री पद के लिए उनको पार्टी ने घोषित किया होता तो 2009 में भी इन लोगों की सरकार निश्चित थी। आपको क्या लगता है, जैसे आप जैसे कार्यकर्ता बड़ी मेहनत करते हैं, कितने सालों से आप कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लाखों कार्यकर्ता होते हैं, एक पार्टी का झंडा उठाए खड़े रहते हैं, लेकिन जब बड़े पदों की बात आती है, तो जब किसी क्षेत्रीय पार्टी में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ एक परिवार को ही महत्व मिलता है, वहीं से डिप्टी सीएम, सीएम या बड़े होम मिनिस्टर जैसे पद निकलते हैं। बीजेपी इसके इत्र कर रही है, कांग्रेस भी कई बार, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अलग होती हैं, तो फिर भी आप इन जो लोकल पार्टी होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, इनके झंडे उठाने में विश्वास क्यों रखते हैं पब्लिक जो? नहीं, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ तो ज़्यादा लोग इसलिए लगते हैं क्योंकि वो क्षेत्रीय मुद्दे उठाते हैं और क्षेत्र की समस्याओं से ज़्यादा सरोकार रखते हैं। राष्ट्रीय पार्टियां राष्ट्रीय लेवल की बात करती हैं और जो स्थानीय मुद्दे उन तक पहुंचते भी नहीं हैं, वो लोग उनको उठाते भी नहीं हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियां स्थानीय मुद्दों की वजह से ज़्यादा लोग और ख़ासकर युवा क्षेत्रीय मुद्दों की वजह से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे आज युवा CBLU यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अगर CBLU यूनिवर्सिटी में कोई बेकायदगी है तो बीजेपी कांग्रेस तक तो बात पहुँचाते पहुँचाते सालों लग जाएंगे, और क्षेत्रीय पार्टियां उस बात को तुरंत उठाती है। इसलिए युवाओं का आकर्षण किसी भी प्रदेश में ले लो आप, युवाओं का आकर्षण क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ ज़्यादा होता है। तो जो रीजनल पार्टियां हैं, इनका जो है वो दौर वापस आएगा, क्या फिर कांग्रेस या बीजेपी की ही हरियाणा में इतना बड़ा फ्यूचर तो आपको? मैं इतना बड़ा विश्लेषक मैं नहीं हूँ कि मैं ये कह सकूँ कि क्षेत्रीय पार्टियों का दौर आएगा या राष्ट्रीय पार्टियां होगी। इतना बड़ा लेवल मेरा नहीं है, क्या पता भविष्य के गर्भ में क्या है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता। आपका विचार मंच है, इसमें आपने कहा कि सामाजिक मुद्दों की आवाज उठाएंगे आप। कुछ दिन पहले एक कांड हुआ लोहारू में, उसमें आप पंचायत में शामिल थे और एक कमेटी बनी, उसमें भी आप शामिल थे। उसके बाद जैसे ही आप लोगों ने फैसला लिया मनीषा कांड में, परिवार भी उसमें रजामंदी थी, उसके बाद पिता जो हैं उसके बयान कुछ और आ गए, तो आप लोगों पर आरोप लगने लगे। उसके बाद विचार मंच आप लेके आए हैं, तो लोगों का भरोसा जीतना, और यहाँ पे कई बार किरकिरी भी हो जाती है आपके फैसलों की, लोग नाराज भी हो जाते हैं। मनीषा कांड में ऐसा आप लोगों के कमेटी वालों के ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे थे, तो इस विचार मंच को इस तरह के आरोपों से कैसे बचा पाएंगे आप लोग, और अपने आप को कैसे बचा पाएंगे, इतर कर पाएंगे? देखो, ये तो मैंने जिस दिन मंच का हमने गठन किया था उस दिन भी कहा था कि कोई भी आदमी आगे होके निकलता है या कोई भी आदमी समाज की, जनहित की किसी भी मुद्दे को उठाता है तो उनकी टांग खिंचाई होना तो स्वाभाविक है, और दूसरे लोग नहीं करते। आप, मेरा एक मानना है, पता नहीं मेरा आकलन गलत है कि सही है, मैंने कई संगठनों में काम किया, कई सामाजिक संगठनों में, और एक राजनीतिक दल तो एक ही चौधरी देवीलाल जी के दल में मैंने काम किया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर संगठन में 80-85% लोग टांग खिंचाई के काम में ही अपनी सारी ऊर्जा समाप्त करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी संगठन में अगर 100% नहीं 50% लोग भी संगठन के लिए काम करें तो वो कोई भी संगठन हो, उसकी दिशा और दिशा बहुत कुछ बदल सकती है। लेकिन ये तय है कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं और आप कोई सार्वजनिक मुद्दे उठा रहे हैं या आप कोई सार्वजनिक बात कर रहे हैं तो आपको आलोचना तो झेलनी पड़ेगी, उसके लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपने पिछले प्रकरण की जिक्र किया, उसमें हमने कोई फैसला नहीं किया, परिवार की सहमति, सारे साक्ष्य देखने के बाद परिवार की सहमति थी, और उस सहमति पे उन्होंने खुद ने ये बात कही और खुद ही ने, आप लोग भी वहीं थे, प्रेस के सामने उन्होंने बाइट भी दी। उसके बाद हमने वो बात रखी थी, बाद में हो सकता है कि उनको ना समझ आई हो और दोबारा धरना रहा। अब तो CBI जांच चल रही है, उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। फ्यूचर में कई ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जैसे आपके यहाँ 350 करोड़ का लोहारू में चल रहा है, कई जगह चल रहा है, जो बीमा क्लेम है, वो किस तरीके से देखते हैं आप?
नहीं, बीमा क्लेम जो 350 करोड़ की राशि भिवानी और दादरी की बताई जा रही है, वो किस तरह से, तो क्या देखना है, वो तो किसान का बकाया है। सरकार यहाँ क्यों लेट लतीफ़ी कर रही है? लोहारू में तो खास करके ये बातें चलती थी कि जेपी दलाल ने यहाँ तो स्वर्ग बना दिया है, किसान की मौज कर दी है और यहाँ सबसे ज़्यादा मुआवजा आता है। तो अब वहाँ जो विपक्ष का विधायक बन गया है, ये वजह आपको लगती है या वो पुराना पैसा है इसलिए अटका हुआ है? जहाँ तक इस चीज़ की अब जांच पड़ताल की है, क्योंकि मैंने 25 सितंबर को ही चौधरी देवीलाल मंच के गठन के टाइम ये कहा था कि भाई ये धरना लोहारू में 2 महीने से चल रहा है, हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे, जहाँ बातचीत की ज़रूरत है वहाँ बातचीत करेंगे, बातचीत से कोई मामला ना सुलझा तो सड़क पे आंदोलन को और तेज़ करेंगे। तो इस सारे मामले को समझा कि मामला क्या है। ये पता चला कि जैसे डीएलसी कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी क्लेम निर्धारित करती है कि कितना नुकसान हुआ। ये जो 350 करोड़ की राशि ये लगभग है, ये डीएलसी कमेटी ने तय की थी कि ये लोहारू और दादरी के किसानों को मिलनी चाहिए, जिसमें 200 करोड़ भिवानी जिले के हैं और 150 करोड़ दादरी के हैं, और 200 करोड़ भिवानी में से 190 तो अकेले लोहारू के। वो बाद में इंश्योरेंस कंपनी स्टेक एक रिडर्सल बोर्ड स्टेज है सरकार का, वहाँ अपील में चली गई और उन्होंने वो मुआवजा, वो क्लेम घटा दिए। और उससे आगे जो अपील है उसमें सरकार को ही जाना होता है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल फार्मर जा सकता है या फिर सरकार जा सकती है। तो इंडिविजुअल फार्मर जाएगा तो वो इंडिविजुअल को उसका लाभ मिलता है। कोई संगठन अपील में चला जाए ऐसा इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए सरकार को आगे, जैसे SGRC है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कमेटी है, उसमें अपील में जाना चाहिए था, और उसके लिए सरकार की तरफ से ही डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर सरकार की तरफ से अथॉरिटी होती है। तो इनको ये हिच थी कि भाई जो कमेटी ने जिसने फैसला किया है उसके चेयरमैन डायरेक्टर एग्रीकल्चर होते हैं, और डायरेक्टर एग्रीकल्चर के फैसले के खिलाफ हम अपील में कैसे जाएं, हमारे बॉस हैं। ये इस तरह की प्रशासनिक अड़चनें जो सामने आई, या ये भी कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा सरकार ने भी इस पे इंसेंटिव लेने की कोशिश नहीं की, या किसी स्थानीय सरकार की प्रतिनिधि ने इस चीज़ को फॉलो करने का काम नहीं किया। और हमने इसके लिए सबसे बातचीत करके, क्योंकि किसान यूनियन के लोगों से भी सारे फैक्ट लिए और फिर जनप्रतिनिधियों से भी बात की। हमारे मंच का मकसद ना तो हल्ला मचाना है, ना प्रदर्शन करके अपनी उपस्थिति दिखानी है, ना नारेबाजी करके ये दिखाना है कि हमने ये कर दिया। हम किसी भी समस्या जो भी है, हम उस समस्या को पहले समझ के, और वो समस्या कहाँ से हल हो सकती है, पहले वहाँ से बातचीत करके उसको हल करवाने का प्रयास करते हैं। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच में 2-3 दौर की बातचीत हो चुकी है। पहले स्थानीय प्रतिनिधियों से हुई, स्थानीय प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रधान सचिव खुल्लर साहब की ड्यूटी लगाई, और उस पर आगे काम चल रहा है। तो उसके इस सारी कड़ी को आपस में जोड़ने और बातचीत का वातावरण बनाने में मंच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल एक बाजरा के लिए किसान यूनियन का एक प्रदर्शन रहा, कुछ किसान थे भिवानी में, तो बाजरा उठान जो है उसके लिए आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं आगे, किस तरीके से आपका विचार मंच जो यहाँ किसानों की तकलीफ है उसके लिए एक्शन ले रहा है? इसमें भी ये देखने में आया है कि बाजरा खरीद क्यों नहीं हो रहा। सरकार ने एक पॉलिसी 20 साल पहले बनाई, और उसी पॉलिसी को आप हर साल अडोप्ट करते रहोगे तो वो पॉलिसी हर साल लागू रहने लायक नहीं रह सकती, क्योंकि मौसम के साथ तालमेल किसान तो बिठा नहीं सकता, ना मौसम किसान के हाथ में। इस बार सबको पता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई, और बाजरा, खड़ा बाजरा भी सिटियों में उग गया, और किसी ने काट लिया तो पैर में पड़े उग गया।
और भीग गया, भीगने से बाजरा काला हो गया। पुरानी पॉलिसी में ये है कि 5% रंग बदला हुआ बाजरा ही सरकार खरीदेगी, बाकी भूरा कलर होना चाहिए, लेकिन बाजरा 20-25% काला हो चुका है। अब इसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है। मौसम को देखते हुए, जिस मौसम में ये फसल तैयार होकर कटी है, मंडी में पहुंची है, उसको देखते हुए सरकार को 30-35% तक रिलैक्सेशन देनी चाहिए। वो सिर्फ बाजरे का रंग बदला है, उसकी पौष्टिकता और गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। सरकार को ये बात समझनी चाहिए। हम ये चीज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि भाई आप पुरानी पॉलिसी पे ना चले। और बाजरा तो वैसे भी, आप भी बाजरे के इलाके से आते हैं, बाजरा तो हमारे घर में रखा भी 2 महीने में पीला हो जाता है। ये बाजरा तो चाहे कितना भी सही है, चाहे भूरा खरीद ले, 2 महीने में इसको तो रंग बदलना है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, उचित मंच पे ये कह रहे हैं कि भाई आप ये 5% की बजाय इसको 30-35% तक करें। इसमें किसान की कोई गलती नहीं। और बाजरा जितना भी सरकार खरीदती है आजकल, क्योंकि खाने में तो थोड़ा ही आता है, ज़्यादातर फीड में यूज़ होता है, उसके लिए बाजरा बिल्कुल सही है। तो जो परसेंटेज सरकार ने तय की है। दूसरी एक ये पॉलिसी है कि 2 तरह से बाजरे की खरीद कर रही है, एक सरकारी एजेंसी कर रही है और एक प्राइवेट को अथोराइज कर रखा है कि आप खरीद सकते हैं। उसके लिए इन्होंने जो सरकारी के लिए प्राइस तय की है वो 2250 रुपये, और प्राइवेट बोली के हिसाब से खरीदते हैं। तो सरकारी एजेंसी तो इसलिए नहीं खरीदती कि 2250 का बाजरा उनको दिख नहीं रहा है। वो 5% की कंडीशन में आता नहीं है। कोई भी बाजरा लेके आओ तो 20%, 22%, 15%, 17%, 30% तक काला है। तो वो इसलिए नहीं खरीदते। प्राइवेट एजेंसियाँ 500, 1600, 1700 तक बाजरा देख के खरीदती है। 525 रुपये सरकार भावांतर दे रही है, तो 1600 बाजरा किसान बेचेगा, 525 तो 2100 में बाजरा भी क्या किसान का। तो मोटे तौर पे या तो सरकार ये करे कि भाई बोली में सरकारी एजेंसी भी शामिल हो, और वो 2250 की जो बिड प्राइस है उसी से बोली शुरू करें। दोनों चीज़ें ये गलत हैं। इसके लिए हम सरकारी सतह पे ये बात कर रहे हैं कि इस पॉलिसी को चेंज किया जाए और भावांतर इस सारे लफड़े को ख़त्म करके 20, 25, 30% तक काला हुआ बाजरा लेने को स्वीकृति दें, और सारा बाजरा सरकार ही खरीद ले। भावांतर के थ्रू पैसे दे रहे हैं तो सीधे दे दें। उम्मीद है कि इस पे सकारात्मक बात चल रही है, और सरकार से भी अपील करेंगे कि ये प्रकृति की मार है, इसमें किसान की कोई गलती नहीं है, तो ये रिलैक्सेशन किसान को मिलनी चाहिए। एक आपने सिंचाई विभाग की आवाज उठाई थी, मैंने देखा था आपका एक नोट आपने डाल रखा था, पोस्ट डाल रखी थी आपने। सब डिवीजन और डिवीजन जो है वो सिंचाई विभाग के शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है? वो भिवानी और सिवानी में क्या आपको ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है? ऐसा है विनोद जी, ये तो स्थानीय ग्राउंड लेवल पर समझने की बात है। जैसे लोहारू वाटर सर्विसेज डिवीज़न नाम की डिवीज़न एक पहले भिवानी में थी। उस डिवीज़न के उसका कार्यालय भिवानी में था। उस लोहारू वाटर सर्विसेज डिवीज़न के नीचे सारा लोहारू एरिया का और कुछ बारडा का, कुछ जूही का इलाका आता है। तो कायदे से तो उस डिवीज़न को पहले भी लोहारू ही होना चाहिए था, और उसकी मात्र एक सब डिवीज़न थी जो लोहारू में थी। अब ये तो अधिकारियों की सुविधा कहें या सरकार की मर्जी कि वो लोहारू क्यों नहीं थी, होना चाहिए था। वो 2020 में इसी सरकार ने उसको लोहारू में शिफ्ट किया और उसकी एक सब डिवीज़न शिवानी में खोली। शिवानी की स्थिति बड़ी विचित्र थी। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि शिवानी में इरिगेशन के 42 चैनल जो 3 डिवीज़नों में पड़ते हैं। कुछ चैनल हिसार के डिवीज़न में पड़ते हैं, सिद्धमुख डिवीज़न है, उसकी सब डिवीज़न भी हिसार में है। कुछ चैनल शिवानी वाटर सर्विसेज में पड़ते हैं, जिसका दफ्तर भी भिवानी में है और उसका सब डिवीज़न भी भिवानी में। और कुछ चैनल जूही वाटर सर्विसेज में पड़ते हैं, उसका ऑफिस भी, डिवीज़न ऑफिस भी भिवानी में है और सब डिवीज़न भी भिवानी में। जब उस सारे इलाके की डिवीज़न और सब डिवीज़न होने तो उसी इलाके में चाहिए, लेकिन वो यहाँ थे तो उनको यहाँ से शिफ्ट करके डिवीज़न लोहारू शिफ्ट कर दी थी, उसकी सब डिवीज़न
शिवानी खोल दी थी और जो 42 चैनल अलग अलग सब डिवीज़नों में बटे हुए थे उनको क्लब करके एक सब डिवीज़न में जोड़ दिया। उससे सुविधा ये हुई थी कि क्योंकि हमारे पूरे लोहारू हल्के में आप लोहारू, बहल, जुप्पा, शिवानी तक चले जाओ, पूरे एरिए में सभी नहरों की टेल है और हेड से पानी छोड़ते थे तो टेल तक पानी पहुंचता नहीं था। लेकिन जब दफ्तर वहाँ हो गए तो निगरानी बढ़ी, कुछ पानी का फ्लो बढ़ा, कुछ चोरियां भी रोकी गई, पानी की वेस्टेज रोकी गई, उस करके पानी टेल तक पहुंचा। अब ये निर्णय क्योंकि सिंचाई मंत्री भी भिवानी की हैं और ये निर्णय किन हालत में हुआ है, जो सरकारी आदेश पढ़ रहे हैं उसमें तो ये क्लियर है कि वही डिवीज़न और सब डिवीज़न दोनों भिवानी शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन मंत्री जी की जो प्रेस वार्ता आ रही है उसमें कह रही हैं कि ना डिवीज़न उठेगा ना सब डिवीज़न उठेंगी, एक छत के नीचे सारे अधिकारी बैठेंगे। अगर कोई आदेश और आना बाकी हो तो ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, वरना तो अब तक के आदेश में तो ये है कि दोनों शिफ्ट हो रही हैं। बात करने का प्रयास कर रहे हैं सिंचाई मंत्री जी से, अभी हुई नहीं है। एक बार अपनी तरफ से बताना चाहेंगे, हो सकता है उनको कुछ गलत फीडबैक मिली हो या हो सकता है कि उनके दिमाग में कोई और योजना हो, जो हो सकता है उनके ऑर्डर बाद में आने हों, तो ये बातचीत करके कुछ बता पाएंगे। लेकिन अब तक के जो ऑर्डर्स हैं जिनमें सब डिवीज़न और डिवीज़न दोनों शिफ्ट करने की बात है, ये बिल्कुल लोहारू हल्के के लोगों के हितों पे कुठाराघात है और सिंचाई व्यवस्था को चरमराने वाले आदेश हैं। अगर आगे और कोई फर्दर आदेश आकर के कोई नई व्यवस्था बननी है तो वो उसके बाद देखी जा सकती है, लेकिन आज तक के आदेश जो हैं हम ये समझते हैं कि ये रद्द होने चाहिए, डिवीज़न और सब डिवीज़न यथावत रहने चाहिए। अच्छा, एक ये क्रॉप कटिंग का एक बड़ा मामला है तो शाम के एक गांव से, वहाँ कंपनी का एक अधिकारी है, उसने काफ़ी गड़बड़ कर दी है और वजन में झोल कर दिया है। वो बाद में पकड़ भी आ गया, अधिकारियों ने उसमें कहीं ना कहीं कमी पाई है। आप क्या कुछ कहेंगे? कंपनियां अगर किसान की पकड़ में ना आए तो ये तो बड़ा झोल कर जाती हैं। नहीं, ये मैं सबसे पहले तो देवास गांव की ये घटना है और नंबरदार साहब को, जागरूक नंबरदार साहब को ये बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने बड़े घोटाले को पकड़ा। और ये खाली देवास की घटना नहीं है, ये कंपनी और कृषि विभाग का रोजमर्रा का काम है। प्रचारित ये किया जा रहा है कि क्रॉप कटिंग कंपनी करती है और कंपनी के अधिकारी ने गलत किया, हालांकि वो जो पकड़ा गया वो कंपनी का अधिकारी था। लेकिन एज पर पॉलिसी क्रॉप कटिंग कृषि विभाग करता है, बीमा कंपनी उसकी निगरानी करती है कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्रॉप कटिंग के वक्त 4 पार्टी वहाँ इकट्ठी रहती है, कृषि विभाग, बीमा कंपनी, फार्मर और गांव का नंबरदार, पटवारी समेत। ये क्रॉप कटिंग करवाना कृषि विभाग का काम है। इंश्योरेंस कंपनी तो निगरानी करती है कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हमारे हिसाब से हो रहा है या हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 2 चीज़ें होती हैं कि ऑप्शन किसान बताएगा कि यहाँ से लो, कंपनी बताएगी कि यहाँ से लो, दोनों चीज़ की एवरेज निकालो। और ये तो बहुत बड़ा घोटाला था कि 355 ग्राम को आपने 1555 ग्राम दिखा दिया, यानी कि आप ज़्यादा पैदावार दिखाओगे तो किसान को क्लेम नहीं मिले। तो ये खाली देवास की घटना नहीं है, जितने दिन से ये इंश्योरेंस का जो नियम चल रहा है, पॉलिसी चल रही है, ये तो पता नहीं कोई 1000 करोड़ का घोटाला है। मैं बधाई दूंगा नंबरदार साहब को कि जिसने एक गांव की घटना मत समझिए इसको, बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने उजागर की है। और ना केवल कंपनी के अधिकारियों पे बल्कि कृषि विभाग के अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो, बल्कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेवारी ये कृषि विभाग की है। लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी क्या करते हैं कि कांटा भी कंपनी वाले लेके आते हैं और चीज़ें भी कंपनी वाले लेके आते हैं, जबकि वो कृषि विभाग को लेनी होती है। अब कंपनी पे आप ये चीज़ छोड़ेंगे तो अपने हिसाब का कांटा लाएंगे, अपने हिसाब की उसमें चिप लगवा लेती हैं, अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करती हैं। तो मेरा ये कहना है कि कंपनी के साथ साथ कृषि अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जगह भी जितनी जगह पूरे प्रदेश में क्रॉप कटिंग हुई है उसकी दोबारा से जांच करानी चाहिए, सारी जगह इस तरह के घपले मिले। चलिए, फिलहाल विजय सिंह गोठड़ा हमारे साथ मौजूद थे और आपने देखा किस तरीके से पॉडकास्ट में चौधरी देवलाल के नाम से विचार मंच इन्होंने जो बनाया है उसके मुद्दों पर बात हुई है। उसके साथ साथ जो राजनीतिक विघटन कहें या इसको कहें कि 2 परिवारों की टूटन, जिसकी वजह से
हरियाणा में एक बड़ी पार्टी इन्हें दो गुटों में बटी और आज कहीं ज़्यादा बड़ा राजनीतिक प्रभाव उन दोनों पार्टियों का है नहीं। अभय सिंह चौटाला जद्दोजहद में लगे हैं, लेकिन इन्होंने ज़्यादा परिवार पर बोलने से किनारा किया है। आने वाले वक्त में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, दोबारा से इनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको ये पॉडकास्ट जो है वो कैसा लगा, ये कमेंट में जाते जाते ज़रूर लिख करके जाएं। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।